मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी दूसरी बुक है राजनीति सिद्धांत है, उसका तीसरा चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। नोट्स का आपका सारी चीज मैंने कंप्लीट करवाई दिया है। ठीक है, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में आप लोग के लिए मैं एक सैंपल पेपर डिजाइन करूंगा। हालांकि एक सैंपल पेपर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी मैं 2 और सैंपल पेपर बनाऊंगा। जो बच्चे चाहते हैं 40 में 40 नंबर लाना, उन सारे सैंपल पेपरों को कर लेना। आई कैन गारंटी कि आपका नंबर आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समानता, बाकी आपको पता है नोट्स पाने के लिए 7011912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के लिए जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स है, अगर आप चाहते हो नोट्स आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। आप जाके वहां से आप नोट्स ले सकते हो सारे चैप्टर्स का। ठीक है, ऑल चैप्टर्स आपको उसमें सारा मिल जाएगा। टर्म 2 का जितना भी चैप्टर्स आ रहा है, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सब का मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप वीडियो भी मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस के, सबकी हिस्ट्री की पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी। तो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको उस लिंक पे क्लिक करके आपको ले लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उस चीज का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समानता, समानता क्या होती है उस चीज के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 तो हमने कर ही लिया है, स्वतंत्रता। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी, यानी कि समानता क्या होती है, इस चीज के बारे में। देखिए, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन रखे गए हैं, हालांकि ये दो जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं, लेकिन आप कहोगे 1 नंबर का तो आ नहीं रहा है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जैसे मतलब मिला के बना दिया जाता है ना, तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, 1 नंबर वाला जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस टाइम पे हम पढ़ा करते थे, ठीक है, उस टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद 2-3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा। कोई भी रिस्क हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें 40 में 40 नंबर चाहिए। ठीक है, 40 में 40 नंबर चाहिए, इस वजह से हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो देखिए क्या लिखा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा उसका नारा था। याद करके रखिएगा। आगे बात करते हैं नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो नारीवाद सिंपल सी चीज है। नारीवाद नारियों के समानता पे ज्यादा जोर देती है, जो हमेशा से आता हुआ आ रहा है, मतलब भेदभाव। ठीक है, उन सब चीजों को दूर करके नारियों को भी वैसा महत्व दिया जाए जैसा कि पुरुषों को दिया जाए। नारीवाद का सिद्धांत यही था। तो देखिए क्या लिखा है कि नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। यानी कि जैसा स्त्री होगी वैसा पुरुष, मतलब क्या है कि जितना पुरुषों को अधिकार मिलता है वह उतना ही स्त्रियों को अधिकार मिलना ही नारीवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तो 2 चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, इन चीजों की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी उदारवाद, ठीक है, और एक बता रहा हूं मार्क्सवाद। ठीक, मार्क्सवाद, या इसको बोल सकते हो मार्क्सवाद को समाजवाद। ठीक है, समाजवाद, या एक चीज और बोल सकते हो साम्यवाद। साम्यवाद वगैरह आपको 12th क्लास में देखने को मिलेगा। अब एक्चुअल में है क्या चीज? उदारवाद वो व्यवस्था है जो कि कहती है प्रतिस्पर्धा पे ज्यादा जोर देती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा पर, प्रतिस्पर्धा पे क्यों जोर देती है? ठीक है, प्रतिस्पर्धा पर जोर देती है, यानी कि कंपटीशन पे जोर देती है। वो इस वजह से चाहती है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उस हिसाब से महत्व मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छा है, समाज के लिए काफी अच्छा काम कर सकता है, तो उसको समाज में जाहिर सी बात है ऊंची पदवी पर रहने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और मार्क्सवादी कहती है, मार्क्सवाद कहते हैं कि कोई भी कंपटीशन का वो नहीं रहेगा, कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा ये सब नहीं रहेगा, सबको समान देखा जाएगा। कैसे? समान, यानी कि इक्वल। ठीक है, यही होती है साम्यवादी की व्यवस्था, यानी कि सबको समान। अगर एक व्यक्ति को 10,000 मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरे को भी 10,000 रुपये मिलेगा। ये इसका सिद्धांत ये होता है मार्क्सवादी का। जितना भी संपत्ति है, जितनी भी निजी संपत्ति है, सबको समाप्त करो, सबको एक जैसा बना दो, ये मार्क्सवादी चाहते हैं। उदारवादी कहते हैं कि भाई अगर आप उस लायक हो 10,000 के लिए तो हम आपको 10,000 भी देंगे, अगर आप उस लायक हो 1,00,000 के लिए तो हम 1,00,000 रुपए भी देंगे, और आप अगर 5,000 कमाने लायक हो तो सिर्फ 5,000 ही देंगे।
इनका कहना भी है। ठीक है, तो मार्क्सवादी क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय निजी स्वामित्व स्वामित्व की को समाप्त करने आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। ये क्या चाहते हैं, सिंपल सी चीज है कि निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए और जो आर्थिक संसाधन है इस पे किसका स्वामित्व हो, जनता का स्वामित्व हो। ठीक है, यानी कि जनता में इक्वल रूप से ये वितरित हो जाए, यही ये चाहते हैं, मार्क्सवादी चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भेदभाव बर्ताव या आरक्षण समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कैसे। तो आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से हम समान नहीं है, कुछ चीजें तो समान है लेकिन कई बार ऐसा होता है प्राकृतिक रूप से जो समानता होती है और नहीं हो पाती है। जैसे मान लो कि कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, है ना। तो ऐसी जो असमानताएं हैं उनके लिए हमें असमान बर्ताव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो उनको हम विशेष महत्व देंगे। तो ये देखिए क्या लिखा है कि हाँ, क्योंकि समानता व विकास की दौड़ में पीछे रह गए नीतियों को विशेषकर विशेषाधिकार की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप देखिए, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो नीति जो लिखा है, नीतियों की जगह पे यहाँ पे रहेगा पीछे छूट गए व्यक्तियों को। ठीक है, व्यक्तियों को किसकी आवश्यकता है, विशेषाधिकार की। किसकी आवश्यकता है, विशेषाधिकार की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण के थ्रू वो क्या करेंगे, विशेषाधिकार उनके पास रहेगा तो वो अपने आप को निखार पाएंगे। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे लिखा है वो देखिए क्या लिखा है कि क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं, जो प्रकृति से मिलने वाली विभिन्नताएं हैं, वो सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं। मतलब हमेशा ऐसा है कि वो चेंज नहीं हो सकती है। इस संबंध में अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिए। यानी कि इस संबंध में अपने जो विचार हैं, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप जानते हो, वो अपने लैंग्वेज में करके लिखना है और ये पूछा जाएगा 4 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा है, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक विभिन्नताएं कई बार, पहले तो चलो टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम सही नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है नहीं, काफी हद तक जो चीजें हैं, चीजों में हम सुधार कर पाते हैं। किसके द्वारा, विज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा, चिकित्सा के द्वारा, किसके द्वारा, मतलब आधुनिक जो परिवर्तन होता जा रहा है उसके द्वारा हम चीजों को सही कर पा रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बहुत सारे ऐसे आप दवाई वगैरह अभी देखते हो, बहुत सारे ऐड आते हैं जिसमें हाइट बढ़ाने का दावा किया जाता है। ठीक है, कई लोग मोटे नहीं हो सकते तो उनके लिए भी दवाई आता है ना। तो ये है, चीजों को चेंज किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, हम कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप हर एक बीमारी को ठीक कर दोगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के समय में यह परिवर्तन हो सकती है। ठीक है, आधुनिक युग में ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी आ चुकी है। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व काफी प्रगति किया है, जिससे ऐसे इलाज संभव हो पाए जो कि पहले असंभव लगता था। लेकिन हम इसे बिल्कुल 100% सही स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो चिकित्सा के बलबूते भी सही नहीं हो पाती है। मैंने बताया ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सही नहीं हो पाती। कितना भी देश तरक्की कर रहा है, कितना भी हम विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी हद तक चीजें सही नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर किसी बच्चे को ऐसा पैरालाइज टाइप में हो रखा है और वो चल नहीं सकता है, तो डॉक्टर क्या कर सकता है इसमें। अब ऐसा तो है नहीं पैर काटेगा पैर दूसरा लगा देगा, ऐसा संभव है, कोई वस्तु तो है नहीं। तो ऐसी चीजों को जल्दी सही नहीं किया जा सकता है ना। तो ये चीज लिखा है, जैसे बचपन में अपंग हो जाना, मेंटल डिस्टर्ब हो जाना इत्यादि चीजें। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक असमानताएं लोगों में जन्मगत होती है और इसे ठीक करना मुश्किल होता है। रंग रूप, व्यक्ति का कद यानी कि हाइट, ऊंचा नीचा होना, दिव्यांग होना इत्यादि जो चीजें हैं, बुद्धिमान होना, मंद बुद्धि होना, ये सारी जो चीजें हैं ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है। और इन चीजों में हमारी चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रयासों के माध्यम से सही करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। आगे, चिकित्सा तकनीक और कंप्यूटर अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकती है। प्रसिद्ध भौतिक
स्टीफन हॉकिंग्स का चलने और न बोल पाने के बावजूद भी विज्ञान में योगदान सराहनीय है। यानी कि यहाँ पे एक जो भौतिक जो भौतिक विज्ञान के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनका क्या था, उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स उनका नाम था। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि चल नहीं सकते थे, ना कि अच्छे से बोल सकते थे, लेकिन फिर भी विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वो सराहनीय है। मतलब क्या है कि एक तरीके से हम जैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है ना। तो वो चीज है। तो आप समझ चुके हो कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे लिखा है कि मार्क्सवाद और उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, उदारवादी क्या चाहते हैं? उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। यानी कि ये कंपटीशन चाहते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा उसको उस हिसाब से महत्व दिया जाए। आगे, राज के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। उदारवादी खुदी प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों से योग्य व्यक्तियों को बाहर निकालने में यकीन करते हैं। ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हम करेंगे और जो व्यक्ति योग्य हैं, जो किसी लायक है, उनको हम वहां से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकालने पे यकीन रखते हैं। और इनका कुछ तत्व भी है, देखिए। उदारवादी समानता के तत्व जैसे व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार देना चाहिए, प्रतियोगिता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, यानी कि कम से कम जो जीवन स्तर व्यतीत कर पाए उतनी तो गारंटी उनको देनी चाहिए कि हाँ भाई, नहीं भी कुछ कर पाते हो तो भी आपको इतनी चीजें, जैसे आप देखते हो ना, गवर्नमेंट हमें राशन देती है। क्यों राशन देती है? कि अगर मान लो हम गरीब हैं, अगर हम नहीं कमा भी सकते हैं, तो भी न्यूनतम जो जीवन स्तर जो हम गुजार सकते हैं उतना गवर्नमेंट हमारे लिए करके देती है। आगे हम बात करते हैं मार्क्सवाद। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय, निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व होना। मार्क्सवादी ये चाहते हैं कि जितने भी संसाधन उस पर जनता का स्वामित्व हो और इसमें निजी संपत्ति जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लोग बना रखे उन सब चीजों पर समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। आगे, मार्क्सवाद आर्थिक संसाधन पर जनता का नियंत्रण करने, समानता की स्थापना करने के प्रयास में विश्वास रखती है। ये क्या कहती है? मार्क्सवादी कहते हैं कि जो संसाधन है उस पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए और ये समान रूप से स्थापित होना चाहिए। आगे, मार्क्सवादी समानता के तत्व क्या है? उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही साथ सभी को विकास के समान अवसर प्रदान होने चाहिए। ये चाहते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजों को लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पता है, जब मैं समानता का चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था कि आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता, कानूनी समानता सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आर्थिक समानता है ना, अगर राजनीतिक समानता दे दी गई है और आर्थिक समानता नहीं मिली है तो ये एक प्रकार का धोखा हो रहा है उन व्यक्तियों के साथ जहां पे सिर्फ राजनीतिक समानता दी गई है, जहां पे आर्थिक समानता नहीं दी गई है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि अपने दिमाग में ये रखिए कि जहां पे क्या ये जो पॉइंट लिखी हुई है ये बात सही है कि नहीं है, इसी चीज को आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं बात कहूं कि अगर आपके पास राजनीतिक समानता है और आर्थिक समानता नहीं है तो एक प्रकार का धोखा है, ये चीज सही बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों के महत्व को नहीं समझ पाता है। यानी कि आज के टाइम पे आप देखते हो कि लोगों को ये मतलब नहीं है कि सरकार कौन बन रही है, क्या बन रही है। ठीक है, लोगों को ये मतलब नहीं है, लोगों को बल्कि इस चीज से मतलब ये है कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। वो ये नहीं जानते सरकार क्या है, वो ये जानते हैं कि हमारा देश अच्छा तरक्की कर रहा है तो जो भी सरकार बना है बहुत बढ़िया बना है। लेकिन अगर हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, अगर हम महंगाई बढ़े जा रही है, अगर हमें खाने को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट कितना भी अच्छा हो वो लोगों के लायक नहीं है। तो गवर्नमेंट लोगों के लायक जब नहीं है तो अगली बार क्या करेगी? जनता उसको हरा देगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, लोग इन आजीविका के चक्कर में क्या होता है, राजनीतिक अधिकारों के महत्व को भूल जाते हैं, है ना, अपने वोट को भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से व्यक्तियों को
राजनीतिक समानता के साथ साथ उनको आर्थिक समानता भी दी जानी चाहिए कि सभी को समान रूप से आर्थिक समानता है कि कोई व्यवसाय से उन्हें सबको रोजगार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रोजगार आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है। आज आप लोग भी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको रोजगार चाहिए, है ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी जितनी भी आ रही है, हर टाइम लाखों में बच्चे पास हो रहे हैं, 10वीं 12वीं हर टाइम में पास हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से मांग करेंगे रोजगार की, तो आर्थिक समानता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो यही चीज है। आगे बात करते हैं। ठीक है, और जब हम क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकारों के महत्व को जब नहीं समझ पाते हैं तो इससे क्या होता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। आगे, आर्थिक समानता राजनीतिक समानता का अलग अलग महत्व। अगर मैं महत्व की बात करूं तो राजनीतिक समानता का अलग महत्व है, आर्थिक समानता का अलग महत्व है। लेकिन आर्थिक समानता अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है तो उनको राजनीतिक समानता एक प्रकार से मूल्य रहित है, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं है। आगे, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता सरकार को चुनती है ताकि वहां के लोगों को अच्छा रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार की आधारभूत चीजें मिले। अगर लोगों को राजनीतिक समानता दे दी जाए और आर्थिक समानता नहीं दी जाए तो वो कैसे सरकार से अपने कैसे सरकार से आने वाली चीजों का लाभ ले पाएंगे? ठीक है, आगे, क्योंकि एक बेहतर समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कानूनी समानता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कानूनी समानता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना एक प्रकार का धोखा है। ठीक है, क्योंकि रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और ये तभी संभव हो पाएगा जबकि आर्थिक समानता हो पाए। ठीक है, तो ये चीजें याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर समानता से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थे? क्या यह जो कदम था वो कारगर सिद्ध हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, 1964 में सिविल राइट एक्ट सरकार द्वारा पास किया गया था, जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास किया गया था। यानी कि जो सिविल राइट एक्ट आया था 1964 में, इसका उद्देश्य ये था कि जो रंग भेद हो रहा है, जो नस्ल भेद हो रहा है, जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, उसको खत्म करके समानता को स्थापित किया जा सके। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी और भी देशों में है। जैसे रंग भेद, नस्ल भेद किसी भी देश का एक अहम मुद्दा होता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी, जिनकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद वो वहां के राष्ट्रपति चुने गए थे और मतलब प्रेसिडेंट बने थे। और अमेरिका जैसे देशों ने इनके ऊपर कानून बनाए। किनके ऊपर कानून बनाए? ये जो नस्ल भेद, रंग भेद, धर्म भेद है ना, इन सब के खिलाफ कानून बनाए हैं ताकि इन चीजों से निकला जा सके और जो देश है इन चीजों में मैटर ना रखे, बल्कि इन चीज में मैटर रखे कि हम कैसे और तरक्की कर सकते हैं। आगे, एक अश्वेत व्यक्ति बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंग भेद के नीति के नकारे जाने का एक उदाहरण है। किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ती है। यानी कि कितनी भी कानून बन गई है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी झलक देखने को मिलता है। तो रंग भेद, जैसा कि आप समझ सकते हो, आज भी चीजों को देखो, लोग एक दूसरे को प्रोनाउंस करके बोलते हैं कि भाई ये तो काला है, ये तो गोरा है, गोरा है तो अंग्रेज है, ठीक है, काला है तो मतलब कुछ भी, कालिया टाइप में कुछ भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज गलत है। इससे क्या होगा, व्यक्ति का इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो चीजें हैं प्राकृतिक है ना, इसमें परिवर्तन करना इतना इजीली नहीं है। परिवर्तन करने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ेगा और जरूरी नहीं है सब परिवर्तन ही करवा पाए। तो हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम अगर इंसान है, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो एक 100 एग्जाम्पल लेता हूँ, हंसी आ रही है वैसे, लेकिन जैसे भैंस है, भैंस का जो रंग है वो काला है, ठीक है। तो क्या इसको आपको कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि अच्छा भैंस को भी नहीं बोलती होगी कि आप काले हो या ऐसे हो, है ना, नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलती होगी? क्योंकि भाई ये प्राकृतिक है। इंसान बहुत स्मार्ट होता है, इंसान भाई दिमागी बहुत ऊपर चलता है, इस वजह से एक दूसरे को प्रोनाउंस करके बोलते हैं भाई ये तो काला है, तो गोरा है, तो ये है। क्योंकि भाई देखो, हमें सोचने की शक्ति है, इसलिए हम ये फालतू का प्रपंड में लग जाते हैं। लेकिन इनको उन सब चीजों की शक्ति है नहीं, इसलिए कहते हैं सब फालतू की चीजें, इन सब चीजों में ध्यान बिल्कुल ही मत दो, है ना। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को क्या आप असमानता मानते हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो अध्यापक है वो भी शिक्षा देने का काम कर रहा है, और एक जो फैक्ट्री मजदूर है वो भी कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है। तो क्या दोनों के वेतन समान होते हैं? अगर समान होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप देखते हो दोनों के वेतन समान नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है? अंतर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? असमानता होते हैं। तो क्या आप इन दोनों में जो सैलरी अलग अलग है उन चीजों में क्या आप असमानता मानते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अध्यापक को जो सैलरी मिलती है और जो एक फैक्ट्री मजदूर को सैलरी मिलती है, इन दोनों को सेम मिलना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो टीचर है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो फैक्ट्री मजदूर है उसको कम मिलना चाहिए? आप क्या सोच रहे हो इस वाक्य से, वो उसको आपको लिखना है, चाहे आप हाँ में लिखो चाहे आप ना में लिखो, मर्जी आपकी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये तर्क के आधार पे होते हैं। आप कितना सोच सकते हो इन चीजों के आधार पे होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों की जो सैलरी है अलग अलग है, तो ये मेरे हिसाब से सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये असमानता नहीं मानी जाएगी। क्यों असमानता नहीं मानी जाएगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो व्यक्ति जिस लायक है उसको हम वैसा ही महत्व देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हम एक अध्यापक और एक फैक्ट्री मजदूर के वेतन के अंतर को असमानता नहीं मानते, क्योंकि दोनों के जो काम है अलग अलग होते हैं। एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, जिससे वो देश का जो भविष्य उज्जवल बना पाए, और एक मजदूर का काम है किसी भी वस्तु को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाए। यहाँ दोनों का जो कार्य है आप देखते हो अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों की सैलरी और वेतन भी अलग अलग होती है। यानी कि सैलरी बोले या फिर वेतन बोले, दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे काम डिफरेंट है। जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो यही लिखा है कि समानता का अधिकार भी यही कहता है कि समान काम का समान वेतन। अगर दोनों टीचर होते और सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते, सेम क्लासेस को पढ़ा रहे होते, तो अब यहाँ पे दोनों को एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये दोनों का काम अलग है, दोनों वर्क अलग करते हैं, कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो इस वजह से दोनों की सैलरी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलती है। जिसका जैसा कार्य होता है उसको उसी हिसाब से वेतन दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हाथ से भी दे सकते हो। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या भेदभाव के बर्ताव से यानी कि आरक्षण से समानता के विरुद्ध अवधारणा, यानी कि जो भेदभाव है या जो आरक्षण है वो समानता के विरुद्ध अवधारणा है? आपके अनुसार इस संबंध में क्या सुझाव और सुधार होने चाहिए? तो मतलब क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसा कि आप देखते हो संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, क्या आपके अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो समानता के विरुद्ध है? अगर है तो आप बताओ, अगर है तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चनों को आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो भेदभाव नहीं है, वो समानता है, तो कैसे है ये भी चीज आप बताइए। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं, आरक्षण की अवधारणा समानता में विरोधी नहीं अपितु समानता की स्थापना करने के लिए होती है। यानी कि आरक्षण किनको दिया जाता है? उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है जो लोग जिनके साथ पहले से भेदभाव आता हुआ आ रहा है, ऐसे लोग जो गरीब हैं उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो भी अन्य लोगों के साथ साथ अपना भी विकास कर पाए। तो देखिए क्या लिखा है, लंबे समय से विकास की दौड़ में पिछड़ी तथा शोषण की शिकार जातियों को सहारे के बिना आगे नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो सहारा देने के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया है ताकि उनको भी सपोर्ट मिल पाए। आरक्षण का आधार, लेकिन ये भी नसीहत दी गई है कि जो आरक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि किस बेस पे मिलना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जन्म के आधार पे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी होना चाहिए। यानी कि समाज में जो व्यक्ति गरीब है उनको देखना चाहिए और उनको आरक्षण देनी चाहिए। ये नहीं कि जाति इनकी एससी है तो पता लगे इनको आरक्षण दिया गया है। अब इनको ये नहीं पता है एससी का सिर्फ सर्टिफिकेट है लेकिन घर में 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, उनको ये बात नहीं पता है। बस बात इतनी पता है कि ये एससी है, ये एसटी है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे करते हैं कि
इन चीजों की आड़ में, ये जो लूप होल्स है इनकी आड़ में गवर्नमेंट से प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप क्या सोचो, एक शिक्षा का महत्व यही है। अगर आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो क्या आप इन सब चीजों का समर्थन करते हो? है ना, इन सब चीजों का समर्थन आप करोगे कि भाई हम भी लाभ उठा लें। अब पता लग रहा है कि गरीबों के लिए कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है, हम उस लायक हैं, लेकिन हम भी पहुंच गए सामानों को लेने के लिए, तो ये तो गलत है ना। आप शिक्षित हो तो शिक्षित का मतलब यही होता है कि हमें अच्छा बन के रहना है, समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करके रखना है, ठीक है। और जो जैसा है उसके साथ हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। हर चीजों को हमें समझना है, क्योंकि हम एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा उसी को बोलते हैं ना। नहीं तो पढ़ा लिखा तो गंवार होगा ना, कि अगर हम वही काम कर रहे हैं जो कि अनपढ़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन का महत्व यही होता है कि पिछड़ा जो जाति है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। सॉरी, जो पिछड़े जो गरीब है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जाति और जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। आगे, कुछ विशेष स्थिति में लोगों के साथ साथ विभिन्न बर्ताव करके समानता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था करके, जाहिर सी बात है हर जगह पे दिव्यांग जो विकलांग होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ भवनों में लिफ्ट लगवाना, विशेष व्यवस्था करना जिससे वो भवनों में प्रवेश कर पाए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सारा चीज किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मेट्रो देख सकते हो, मेट्रो में लिफ्ट का प्रावधान है दिव्यांगों के लिए। आगे, वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या छात्रावास की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए, है ना, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। आगे, नीचे तबकों को आरक्षण देना चाहिए, जो गरीब है उनको आरक्षण देने का प्रावधान करना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए, सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून बना देना भर काफी नहीं है। सिर्फ कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि असमानताओं को कम करने के लिए कदम भी उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिए, समानता किसको कहते हैं? बढ़िया ये इमेज है, ध्यान से देखिए, समानता किसको कहते हैं? इसको भी समान देखा जाए, इसको भी समान देखा जाए, इसको भी समान देखा जाए। अब आप देखो कि इस स्टेडियम में कोई मैच हो रहा है, तो क्या ये व्यक्ति देख पाएगा? नहीं। ये तो देख ले रहे हैं, ये तो देख ले रहे हैं, इजीली देख पाएंगे, क्या ये देख पाएंगे? नहीं। तो समानता अगर हम देखा जाए तो समानता इसको कहते हैं कि एक एक चीजों को बांट दिया जाए। लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान हमारा ये कहता है कि भाई समानता का मतलब होता है कि जो जिस लायक है, मान लो कि ये व्यक्ति खड़े होकर देख सकता है तो इसको इस चीज की जरूरत है नहीं, लेकिन इस बीच वालों को जरूरत है तो इसको एक दे दिया जाए। लेकिन इस व्यक्ति को एक नहीं बल्कि दो दिया जाए, ताकि ये भी खड़े होकर देख पाए। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी है कि नहीं है ना। तो ये जो हमारा संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो ऐसा किया गया है। लेकिन जो हमारा आज के टाइम पे समाज है वो क्या है? समाज ये है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, मीडियम क्लास ही है, और गरीब खत्म ही है। तो इस तरीके से समाज में चीजें चल रही है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से कैटेगरी को फॉलो करेंगे, ठीक है। बाकी ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा चीजों को करने में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप चाहते हो तो नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, चाहे इंपॉर्टेंट चीज है चाहे कोई भी है, हर एक चीज आपको यहीं पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।